क्लास 9th। कल मैंने आपको चैप्टर 1 की स्टार्टिंग बताई थी और आपको ये भी बताया था कि ये चैप्टर बहुत बेसिक है। जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ये सब बेसिक है। अगर आप यहाँ समझ जाएंगे तो फिर आपको जितने भी चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी फर्दर। फाइन। तो येस्टरडे इन द वीडियो दैट आई अपलोडेड मैंने आपको बताया था कि जो मैटर है उसका क्या मतलब होता है, मैटर किन पार्टिकल्स से बना, उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमने यहाँ तक पढ़ा था। फाइन। एंड आई टोल्ड यू दैट मैटर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड और कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स विच आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये बताया था कल कि जो मैटर है, जो हमारे आसपास जितना भी मैटर है जो एग्जिस्ट करता है, वो या तो सॉलिड स्टेट में होगा, या तो लिक्विड स्टेट में होगा, या गैसियस स्टेट में होगा। फाइन। इन्हीं तीनों स्टेट्स में वो होता है, फिजिकल स्टेट्स। ठीक, या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या तो गैसेस है। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कोई मैटर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है? बहुत आसान है, बहुत ईजी है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई मैटर अगर आपके सामने रखा हुआ है तो वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। नाउ स्टार्टिंग विथ सॉलिड्स, पहले जो हम मैटर का स्टेट कंसिडर करेंगे वो है सॉलिड। राइट। नाउ बहुत से आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी या पता होगी कि सॉलिड्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी मैटर की या किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप अगर रिजिड है, एक डेफिनेट शेप है, वो कंप्रेस नहीं होता। मतलब अगर आप उसे दबाने की कोशिश करते हैं तो ना तो उसकी शेप चेंज होती है, ना उसकी साइज़ और डायमेंशन में कोई फ़र्क आता है। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो ऐसे मैटर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड्स। तो जो पहला प्रॉपर्टी है, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राइकिंग फीचर है जिससे आप इजीली सॉलिड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो क्या है? दैट दे हैव रिजिड शेप। मैं पॉइंट्स में लिख दे रही हूँ तो थोड़ा इजी होगा। रिजिड शेप, साइज एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबिलिटी मतलब कि आप उनको कंप्रेस करेंगे तो वो दबेंगे नहीं, अगर आप उनको दबाने की कोशिश करेंगे, प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो उनका शेप चेंज नहीं होगा। फाइन। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दैट दे हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। क्योंकि उनका साइज़ और शेप फिक्स्ड है तो उनका जो वॉल्यूम और डेंसिटी है वो भी फिक्स्ड होगी। दे हैव फिक्स्ड डेंसिटी एंड वॉल्यूम। डेफिनेट, बेसिकली डेफिनेट बोलते हैं, डेफिनेट डेंसिटी एंड वॉल्यूम। ठीक है। साइज़ और शेप फिक्स्ड होने की वजह से जो उनकी डेंसिटी और वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फाइन। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि क्योंकि सॉलिड्स के बीच में स्पेसेस नहीं है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस नहीं, जितने भी सॉलिड्स हैं, देखो मैं स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ तो तुम्हें ईजी होगा, आसान होगा आइडेंटिफाई करने में। जितने भी सॉलिड्स हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं, मैंने कल बताया था द मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल और टाइनी पार्टिकल्स जिनको हम एटम्स बोलते हैं। जो सॉलिड्स हैं इनके जो एटम्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं विद ईच अदर। मतलब दे डू नॉट हैव एनी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। बहुत बहुत क्लोजली पैक्ड है और स्पेस ना होने की वजह से, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ना होने की वजह से, ये तो सिर्फ एक लेयर है और वैसे बहुत होगा, पूरा पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, ये पूरा ऐसे बंद है, इसमें कहीं पे कोई स्पेस ही नहीं है बीच में, एटम्स के बीच में। तो ऐसा शेप या ऐसी स्ट्रक्चर होने की वजह से होता क्या है? दैट सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज़ मतलब कल बताया था दैट व्हेन टू पार्टिकल्स कैन इंटरमिक्स विद वन अनदर ऑन देयर ओन, यानी दो पार्टिकल्स जब आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं अपने आप, तो उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिफ्यूज़ होना। और डिफ्यूज़ होने के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है? स्पेस होनी चाहिए। जब स्पेस ही नहीं है, पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल जगह ही नहीं है, तो डिफ्यूज़ हो ही नहीं सकते, डिफ्यूजन होगा ही नहीं। तो सॉलिड्स जनरली डू नॉट डिफ्यूज़ विद ईच अदर। दो सॉलिड्स अगर हैं
तो वो आपस में डिफ्यूज़ नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं एक लकड़ी रख दूँ और एक लोहा रख दूँ तो वो कभी आपस में डिफ्यूज़ नहीं करेंगे, वो इंटरमिक्स नहीं होंगे, वो हमेशा अलग ही अलग रहेंगे क्योंकि दोनों सॉलिड हैं। और दोनों की जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो ऐसा है, इतना कॉम्पैक्ट है। और इसी कॉम्पैक्ट होने की वजह से इनकी शेप रिजिड है, इनका साइज़ फिक्स्ड है एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल। कितना कंप्रेस करने के लिए जगह होनी चाहिए ना, जगह ही नहीं है तो कंप्रेस ही नहीं हो पा रहे। फाइन। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो एटम्स का अरेंजमेंट है, वो कुछ इस तरह है। और इस अरेंजमेंट की वजह से, ये जो एटॉमिक अरेंजमेंट है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है सॉलिड्स का, उसकी वजह से सॉलिड्स आपस में डिफ्यूज़ नहीं होते। यू विल नेवर फाइंड टू सॉलिड्स डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। फाइन। उसका रीज़न ही यही है। समझ में आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई रिजिड शेप एंड साइज, इनकम्प्रेसिबिलिटी, दे हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तीसरा हो गया कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कॉम्पैक्ट होने की वजह से जो सॉलिड्स होते हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ नहीं होते हैं, दे डू नॉट डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर। फाइन। ये लिख दो या इजी है, क्लियर हो गया है। फाइन। अब इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है दैट सॉलिड्स यूजुअली हैव हाई डेंसिटी। Solids usually have high density, घनत्व, जिसको आप हिंदी में घनत्व बोलते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं वो घने होते हैं, उनका घनत्व ज़्यादा है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, और इसीलिए आप कोई भी सॉलिड पानी में डालेंगे तो वो सिंक कर जाता है, वो डूब जाता है। आयरन का पीस है, उसको पानी में डालो वो नीचे चला जाएगा, पानी में फ्लोट नहीं करेगा। वो इसीलिए है क्योंकि जो डेंसिटी है सॉलिड्स की वो लिक्विड्स और गैसेस के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई दे ऑलवेज सिंक, भारी होने की वजह से वो सिंक कर जाते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन आइडेंटिफाई, स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं जिनके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मैटर आपके सामने रखा हुआ है वो सॉलिड है कि नहीं। सबसे आसान है कि फोर्स लगा के देखो, फोर्स लगाने पर अगर वो कंप्रेस नहीं हो रहे हैं और उनकी शेप चेंज नहीं हो रही है तो ईजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो मैटर क्या है, सॉलिड। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स की। अब जो नेक्स्ट स्टेट है या नेक्स्ट जो स्टेट ऑफ मैटर है वो है गैसेस और लिक्विड्स, लिक्विड्स। अब लिक्विड्स सॉलिड से अलग कैसे हैं? मैंने सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी, दैट दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी शेप एंड साइज। लिक्विड्स का अपना कोई शेप और साइज़ नहीं है। आप जिस कंटेनर में उनको डालेंगे, पानी की बॉटल है, पानी की बॉटल में डालो, जो पानी होता है वो पानी की बॉटल का शेप ले लेगा। मटके में डालो, मटके का शेप ले लेगा। कोई बर्तन लोगे, उसमें डालोगे, बर्तन का शेप ले लेगा। तो इसका मतलब है जो लिक्विड्स हैं they don't have any fixed shape and size. They take the shape of the container in which they are kept. Fine. They do not have any fixed shape and size. आप जिस कंटेनर में उनको रख दोगे ये उसका शेप ले लेंगे। इसका मतलब है कि लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है। फाइन। क्योंकि उनका अपना कोई शेप और साइज़ नहीं है, आप दबाओगे तो वो दब जाएंगे। पानी की बॉटल को अगर हम बाहर से प्रेस करते हैं तो पानी अंदर से प्रेस हो जाता है। इसका मतलब है दैट लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। दैट मीन्स दैट इफ़ यू अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स अपॉन लिक्विड्स दे विल गेट कंप्रेस्ड, वो दब जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी कोई फिक्स शेप और साइज़ नहीं है। फाइन। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उनकी कोई फिक्स शेप और साइज़ नहीं है या वो कंप्रेसिबल हैं? सॉलिड्स के केस में तो समझ में आ गया फिक्स शेप और साइज़ क्यों है, क्योंकि जो अंदर एटम्स है उनका इंटरनल अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। मतलब इतना इतना टाइटली पैक्ड है कि जगह ही नहीं है कि हिल भी सकें। समझ में आ गया। जैसे आप मुंबई मेट्रोज़ में देखते हैं, लोग चढ़ जाते हैं मेट्रोज़ में, इतनी टाइटली एक दूसरे में घुस जाते हैं कि बीच में जगह ही नहीं होती कि कोई आदमी निकल सके। इतना वैसा ही अरेंजमेंट समझ के चलो, ठीक है। वैसे लिक्विड्स का जो इंटरनल अरेंजमेंट है एटम्स का वो कैसा है? लिक्विड्स सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस टाइटली पैक्ड होते हैं। मतलब जो इनके एटम्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं, बहुत नहीं होती पर होती हैं। सॉलिड्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती हैं। फाइन। अगर हम सॉलिड के स्ट्रक्चर से इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी स्पेसेस हैं।
ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है, इस तरीके का अरेंजमेंट मिलता है लिक्विड्स के केस में। जो लिक्विड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जब वो ऑब्ज़र्व किया गया थ्रू बाय वेरियस साइंटिस्ट, तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो अंदर एटम्स हैं उनके बीच में स्पेसेस हैं, और इसीलिए दो लिक्विड्स आपस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। दो लिक्विड्स आपस में डिफ्यूज़ कर जाएंगे। एग्जाम्पल बताती हूँ। घर में स्क्वैश बनाते हैं, स्क्वैश होते हैं, जूसेस होते हैं, सिरप्स होते हैं, उसमें अगर पानी मिलाओगे और स्टर करोगे तो एक कॉमन सोल्यूशन मिल जाएगा। अलग अलग नहीं दिखेगा कि ये सिरप था और ये पानी था। वो क्यों? क्योंकि दोनों ही लिक्विड हैं और दोनों के बीच में स्पेसेस हैं। तो जब आप इस लिक्विड में कोई और लिक्विड डालेंगे तो वो जो ये जो स्पेसेस दिख रही हैं बीच में, यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेगा अपनी जगह, इनके बीच में बैठ जाएगा जाके। समझ में आया? तो इसीलिए जब दो लिक्विड्स आपस में मिक्स किए जाते हैं, इंटरमिक्स किए जाते हैं, तो वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे में। फाइन। सो लिक्विड्स contrary to solids, in contrast to solids, liquids can diffuse into each other। और यही चीज़ सिर्फ लिक्विड्स आपस में ही डिफ्यूज़ नहीं होते, कोई भी सॉलिड लिक्विड में भी डिफ्यूज़ हो सकता है। मैंने क्या बताया? दो लिक्विड्स आपस में डिफ्यूज़ हो सकते हैं, दो सॉलिड्स आपस में कभी डिफ्यूज़ नहीं होंगे, लेकिन एक सॉलिड लिक्विड में मिक्स ज़रूर हो सकता है। समझने की कोशिश करना, दो सॉलिड्स आपस में मिक्स नहीं होंगे, दो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो सकते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस हैं, लेकिन अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। रीज़न अगेन द सेम थिंग, लिक्विड्स हैं, इनके बीच में स्पेसेस हैं, तो जब कोई सॉलिड इस लिक्विड में जाएगा तो अगेन वो इन स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेगा और उसमें डिफ्यूज़ हो जाएगा। समझ में आ गई? तो दो सॉलिड्स आपस में डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज़ कर सकता है। इसका एग्जांपल बताओ। इसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। पानी लो और उसमें चीनी डाल दो और स्टर कर दो, क्या होता है? थोड़ी देर बाद देखते हो कि चीनी डिज़ोल्व हो जाती है। वो चीनी कहाँ चली जाती है? वेयर डज दैट शुगर डिसअपियर्स? वो डिसअपियर कहीं नहीं होती, वो इन स्पेसेस में जाके बैठ जाती है। जो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं उनमें जाके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो बैठ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ी देर बाद जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। समझ में आ गई ये चीज़? तो सॉलिड्स लिक्विड्स में डिफ्यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड्स में डिफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड्स में डिफ्यूज़ नहीं हो सकते क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। ठीक है, अब जितने भी गैसेस हैं, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। नाउ another example, I'll ask you one question. How do organisms which live in water breathe? जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रह रहे हैं वो ब्रीथ कैसे करते हैं? कैसे? हाउ कैन दे सर्वाइव? हम तो चलो सरफेस पे हैं, तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको हम इनहेल कर लेते हैं और सर्वाइव कर लेते हैं ऑक्सीजन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स पानी में रह रहे हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं? वो भी इसी पे बेस्ड है, वो भी डिफ्यूजन का रीज़न है। क्यों? अभी बताया कि जितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस हैं, तो जो गैसेस हैं, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, वो आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो सकती है। पानी मतलब लिक्विड, और स्पेसेस जो लिक्विड्स के एटम्स के बीच में हैं, पार्टिकल्स के बीच में हैं, उनमें जाके ऑक्सीजन, सपोज़ करो ये वाटर है और ये जो डॉट्स हैं ये ऑक्सीजन है, तो हो क्या रहा है? जो पानी है उसके बीच में ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो गई। इसी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रह रहे हैं, फिशेस हो गई, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, डायटम्स हो गए, छोटे छोटे प्रोटोजोआ हैं, मरीन एल्गे हैं, जो पानी में रहने वाले तुम्हारे जितने भी मतलब जो हाइड्रोलॉजिकल प्लांट्स होते हैं, वो सब इसी तरह ऑक्सीजन पानी में लेते हैं और सर्वाइव करते हैं, लिव करते हैं बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। पानी में ऑक्सीजन आसानी से डिफ्यूज़ कर जाती है, इसी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन वाटर का। जो आप वो पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, कोका कोला, थम्स अप, ये सब पीते हो, ये सब क्या है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। वो भी डिफ्यूजन किसका एग्जांपल है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन वाटर। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आता है।
diffusion of gases. Give two examples which exhibit diffusion of gases in water. फाइन. उसका एक सेकेंड एग्जाम्पल है कार्बोनिक ड्रिंक्स, एसिडिक, जितने भी आप कार्बोनिक ड्रिंक्स पीते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स, जिनको एरेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं. फाइन. इनमें भी क्या होता है कि जो आपकी कार्बन है जिसकी वजह से झाग बनता है, फिज़ बनता है ड्रिंक्स में, फाइन, वो कार्बन आप किसी लिक्विड में, पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं अलॉन्ग विद सम फ्लेवर्स एंड एडिशनल थिंग्स. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन स्पेसेस के बीच में अक्यूमुलेट हो जाएगी, अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेगी, और इस तरीके से आपको क्या मिलती हैं, एरेटेड ड्रिंक्स. फाइन. सो दीज टू आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन वाटर. ठीक है. इसका मतलब है कि दो लिक्विड्स आपस में डिफ्यूज़ कर सकते हैं, गैस और लिक्विड आपस में डिफ्यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड भी लिक्विड में जाके डिफ्यूज़ कर जाएगा. लेकिन कभी भी हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में काम वो कंफ्यूज करके कई बार पूछ लेते हैं, एग्जांपल दे देते हैं, पर कभी भी दो सॉलिड्स आपस में डिफ्यूज़ नहीं करेंगे. दे विल नेवर गेट डिफ्यूज इनटू ईच अदर. और उसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के, उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़ीरो है. ठीक है. नाउ सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं, अभी मैंने बताया कि बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जिस अट्रैक्टिव फोर्स से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े होंगे, दिमाग लगा के सोचना, वो सबसे ज़्यादा किस में होगा? ऑब्वियस है सॉलिड्स में. रीज़न, क्योंकि स्पेस ही नहीं है. जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है तो ऑब्वियस है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, सबसे ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड्स में. इससे कम आपको किस में मिलेगा? इससे कम मिलता है लिक्विड्स में. लिक्विड्स में कम क्यों हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हैं. एग्जिस्ट करता है, ये मैं ये नहीं कह रही कि एग्जिस्ट नहीं करता, करता है, लेकिन सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है. और इसका रीज़न ये है क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं. दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम. अगर पास चिपके होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. और इसी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं. लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं कर सकते. वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं तो वहीं बैठे रहेंगे. दैट इज़ वाई दे आर रिजिड, दे हैव फिक्स्ड शेप. लेकिन इनकी शेप चेंज हो जाती है, वो इसीलिए हो जाती है, या इनकी जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है, वो इसीलिए है क्योंकि द पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक दूसरे से दूर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो एक दूसरे से अलग होना आसान है, और अलग होके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फ्लो कर सकते हैं. फाइन. तो डिफ्यूजन भी इसी वजह से होता है. घर में देखो, आप किसी भी कोने में बैठे हो, कहीं अगरबत्ती जली है, धूप बत्ती जली है, घर में कुछ खाना बन रहा है, या किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया है, तो आसानी से आपको स्मेल आ जाती है. आप भले घर के किसी भी कोने में हो, वहाँ जाके सूंघने की ज़रूरत नहीं होती. उसका रीज़न ही यही है क्योंकि डिफ्यूजन, लिक्विड्स और जो गैसेस हैं या लिक्विड्स हैं वो आसानी से डिफ्यूज़ कर सकते हैं. उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम है कि पार्टिकल्स आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं. फाइन. एंड दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज दे कैन फ्लो, लिक्विड्स एंड गैसेस, दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स. इनको हम कॉमनली बोलते हैं फ्लूइड्स. फ्लूइड जो टर्म है वो लिक्विड्स और गैसेस के लिए यूज़ होता है, वो सॉलिड्स के लिए नहीं यूज़ होता है. फ्लूइड्स मतलब ऐसे मटेरियल पार्टिकल्स या ऐसे मैटर पार्टिकल्स जो फ्लो कर सकते हैं, और वो सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस में प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड्स में नहीं है. ठीक है. और आई होप क्लास 9 की आप लोगों को लिक्विड्स और सॉलिड्स समझ में आ गया होगा, फ़र्क समझ में आया होगा. कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी भी गैसेस और लिक्विड्स की रहती हैं. गैसेस थोड़ा सा और एलैबोरेट है, इसलिए मैं आज कवर नहीं कर रही हूँ. इसे मैं कल एक वीडियो डालूँगी, उसमें कवर करूँगी, इस पर सिर्फ गैसेस की प्रॉपर्टीज़ डालूँगी. आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट. मैं उस क्वेरी को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी. थैंक यू.